Hello students, this is the revision of question bank part 2 and our first topic is resource planning in India. स्टूडेंट लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जितने भी रीजन्स इंडिया के पास हैं वहाँ पे कुछ जगहों पर तो हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कुछ जगह पर रीजन्स पे हमें रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलती है। आज हम ये पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। रिसोर्स प्लानिंग जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि कुछ स्टेप्स होते हैं। मतलब प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम प्लान करेंगे कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं इंडिया में, फिर हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, कह सकते हैं कि किस रीजन में हमारी कंट्री में कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्वे करेंगे, मैप उसकी रिसोर्स की क्वालिटी क्वांटिटी सब जज करेंगे। ये है हमारी रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि सबसे नंबर वन आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। आपकी कंट्री के अंदर जो भी रीजन्स हैं हम वहाँ पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे और साथ ही साथ एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे देश में अवेलेबल हैं। इसमें क्या हम करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेट लगाएंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस क्वांटिटी में और किस किस क्वालिटी के अवेलेबल हैं, जिसके लिए सर्वे किया जाता है या मैपिंग की जाती है। नंबर टू, involving a planning structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for implementing the resource development plan। फिर उसके बाद जब हमें एक बार पता चल जाएगा कि हाँ हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, इस क्वालिटी में अवेलेबल हैं और हमें रीजन्स पता है कि वो किस रीजन में अवेलेबल है, फिर हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अपने मैन पावर स्किल का यूज़ करेंगे और जो भी इंस्टीट्यूट या साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बने हैं वहाँ पर जो भी सेटअप है हमारी कंट्री में उसका इस्तेमाल करेंगे अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए कि रिसोर्सेज को और कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। नंबर थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। फिर जब हम एक बार ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कैसे करना है, रिसोर्स का डेवलपमेंट प्लान तैयार हो जाएगा, फिर हम मैच करेंगे, ये देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जो हमने अपने देश के लिए उद्देश्य बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, तो वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया ने भी काफ़ी सारा एफ़र्ट लिया हुआ है और काफ़ी सारे अपने इस एफ़र्ट को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसने एफ़र्ट लिया है कि रिसोर्स प्लानिंग उसने तब से शुरू करी है जब से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है। तो जब पहली बार 5 ईयर प्लान बनाया गया था, पंचवर्षीय योजना जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद की गई थी, तो उसमें हमने इस गोल को रखा था कि हमें कैसे रिसोर्स प्लानिंग करनी है और कैसे उस रिसोर्स प्लानिंग से हमें अपने नेशनल गोल्स को अचीव करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो किसी भी रीजन को, किसी भी इलाके को अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन सिर्फ हम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से ही हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ रीजन हमारा डेवलप्ड हो गया, हमारा इलाका डेवलप्ड हो जाएगा रीजन। उसके साथ क्या क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो रिसोर्स को डेवलप कर सकें। There are many regions in our country that are rich in resource, but these are included in economically backward region। ऐसे हमारे इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे रिसोर्सेज तो हैं, कमी नहीं है रिसोर्सेज की, लेकिन कमी किस चीज़ की है कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब आर्थिक तौर पे वो काफ़ी कमज़ोर हैं, बैकवर्ड इलाके हैं। वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है जो रिसोर्सेज को डेवलप कर पाएँ। On a contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed। और उसी जगह दूसरी जगह हमारे कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो कम है, पुअर हैं, बहुत अच्छे क्वांटिटी में क्वालिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिकली आर्थिक जो है बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत ही रिच हैं। History of colonization revealed that rich resources in colonies were the main attraction of the foreign invader। स्टूडेंट अगर आप अपना इतिहास उठा के इंडिया का देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा जो कॉलोनाइजेशन का टाइम था, जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो उनका आने का अट्रैक्शन का कारण क्या था, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज। हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उसकी वजह से फॉरेनर्स जो थे अट्रैक्ट होकर भारत में आए। It was primarily the higher level of technological development of colonizing countries that helped them to exploit the resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि
जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ थी, जो कंट्रीज़ हमारे ऊपर कब्ज़ा कर रही थी, उनके यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उसको खोजा और साथ ही साथ उसको और ज़्यादा डेवलप किया और उसका यूटिलाइजेशन वो करने लगे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो resources हमारे लिए development का काम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उतनी ही अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो और उतने ही अच्छे इंस्टीट्यूट हो जो कि resources को डेवलप कर पाएँ. India has experienced all this in a different phases of colonization. Therefore, in India development, in general, the resources development is particularly does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and historical experiences of the people. तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में अगर हम रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें सब लेना होगा, जैसे कि हमारे यहाँ रिसोर्स भी अवेलेबल हैं, फिर बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, ह्यूमन स्किल, इंसानों का जो स्किल होता है काम करने की जो क्वालिटी होती है वो भी लेना होगा, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ऐतिहासिक एक्सपीरियंस रहा है, उसको भी काउंट करना होगा. नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, तो रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बचाना. देखिए स्टूडेंट, रिसोर्सेज जो हैं हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज का इतना इर्राशनल मतलब बहुत गलत तरीके से उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मतलब सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं आने लगी हैं. इसको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि रिसोर्सेज को बचाना होगा. This had been the main concern of the leader and thinker in the past. For example, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है गांधी जी का कि गांधी जी ने रिसोर्स को बचाने के लिए क्या कहा था, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड, कि हमारी अर्थ के पास हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन इंसान के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए कभी भी कुछ कम पूरा नहीं पड़ेगा. अर्थ के पास इतना कुछ भी नहीं है कि वो हमारी ज़रूरत को छोड़ के हमारे लालच को सेटिस्फाई करे. He placed the greedy and the selfish individual and exploitative nature of the modern technology as a root cause for resource depletion at the global level. गांधी जी का ये मानना था कि इंसानों का जो ग्रीड है, जो लालच है, और जो उनका सेल्फिश खुदगर्जी है, और जो हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं आपका ग्लोबल लेवल पे डिप्लीट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. इट वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मासेस. ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, मतलब उनका यही मानना था कि रिसोर्सेज को हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना है कि रिसोर्सेज डे बाई डे आपके डिप्लीट होते जाएं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड रिसोर्सेज. जो लैंड है, ज़मीन है, वो भी तो हमारे लिए एक रिसोर्स ही है. हम लैंड पे अपना काम करते हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं, रोड्स बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम लैंड पे, तो लैंड हमारे लिए एक रिसोर्स है. हम लैंड पे रहते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक, आर्थिक एक्टिविटीज़ जो हैं हम लैंड पे करते हैं. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमको नेचर से मिला हुआ है. ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है. हमारे यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर रहते हैं, उसको सपोर्ट करता है, इंसानों की लाइफ को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है. तो लैंड क्या है? लैंड हमारे लिए एक एसेट है, एक हमारे लिए एक कीमती चीज़ है, ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. फाइनाइट इसीलिए इसलिए कहा गया क्योंकि हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते हैं. ये जितनी क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है उतना ही हमें इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए लैंड की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हमारे लिए बढ़ जाती है. इंडिया में जो लैंड है हमारे पास, उसको हम कैसे किस तरह से हम बांट सकते हैं माउंटेन, प्लेटू, प्लेन और आइलैंड के बीच में. इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर. इंडिया में जो लैंड अवेलेबल है वो अलग अलग तरीके से फीचर्स में, रिलीफ फीचर्स में देखने को मिल सकती है. जैसे कि हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं. माउंटेन पहाड़ हो गए, प्लेटूज़ आपकी एक टेबल लैंड होती है, जैसे जो ज़मीन आपकी ज़मीन से उठी हुई कोई ज़मीन होती है, जैसे टेबल आपके घर में होती है, तो टेबल क्या होती है? ज़मीन से उठी हुई होती है, उस तरह की कोई ज़मीन, उसे प्लेटू कहते हैं.
हिंदी में से पठार कहते हैं। प्लेन्स आपके जो हो गए, जो प्लेन एरिया हो गया, आइलैंड हो गए। तो इस तरीके से लैंड हमारे यहाँ इंडिया में बटी है। एग्जाम्पल, 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। तो हमारे यहाँ जो प्लेन एरिया है, वो कितना है, 43% है, जिस पे एग्रीकल्चर का काम होता है, इंडस्ट्री लगाई जाती है। 30% माउंटेन अकाउंट फॉर 30%, 30% माउंटेन पहाड़ों ने घेर रखा है। Total surface area of the country and ensure perennial flow of some river, provide facility for tourism and ecological aspect। तो 30% लैंड जो है वो माउंटेन से कवर है। अब ये माउंटेन क्या करते हैं, ये हमें पेरिनियल रिवर्स देते हैं। मतलब इन पहाड़ों से हमें क्या देखने को मिलती है, जो रिवर्स निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं, जो साल भर जिनमें पानी रहता है। क्यों? क्योंकि माउंटेन से स्नो पिघलती है, पिघल पिघल के वो वाटर का रूप लेती है और साल भर नदियों में पानी रहता है। तो वो पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर शो करता है। साथ ही साथ टूरिज़्म, अलग अलग देश के लोग हमारे यहाँ टूरिस्ट बनकर आते हैं, पहाड़ों को देखते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। 27% हमारे देश का जो एरिया है वो प्लेटू रीजन से कवर है, जहाँ पे हमें बहुत सारा रिजर्व मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे मिनरल बहुत सारे मिल सकते हैं, फॉरेस्ट जंगल मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। तो 27% हमारा एरिया इंडिया का जो है वो प्लेटू से कवर अप है। तो क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि इंडिया का आपको अगर बताना हो कि इंडिया की जो लैंड एरिया है वो कैसे बटा है, तो आपको ये बताना है कि 43% लैंड एरिया आपका कैसे कवर है, प्लेन से, जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है, इंडस्ट्री का काम होता है। 30% माउंटेन से कवर है, जहाँ पर आपको रिवर्स देखने को मिलती हैं, टूरिस्ट आते हैं। 27% प्लेटू रीजन ने कवर कर रखा है, जहाँ पे हमें मिनरल, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट जंगल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टूडेंट्स, लैंड यूटिलाइजेशन। हम लैंड, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट, जंगल। नंबर 2, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। एक ऐसी ज़मीन जिस पे कि खेती बाड़ी नहीं हो रही, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहली है बैरन और वेस्ट लैंड, मतलब बंजर ज़मीन और ख़राब लैंड। और दूसरी लैंड आपकी वो होती है जिस पे हम कोई एग्रीकल्चर का काम नहीं करते हैं, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर कोई और काम करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग बनाना हो गया, फैक्ट्रियाँ बनानी हो गई, रोड्स बनाने हो गए, ब्रिज बना रहे हैं, तो वो लैंड हो गई आपकी। थर्ड, अदर अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग दी फैलो लैंड। आपकी तीसरी लैंड जो है वो क्या है, अनकल्टिवेबल लैंड, मतलब जिस पे आप कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब परमानेंट पास्चर जहाँ पे जानवर चरने जाते हैं, और परमानेंट वहाँ पे मतलब ग्रेजिंग होती है, चारा चरने जाते हैं। नंबर 2, लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, मतलब यहाँ ये एक ऐसी लैंड होगी जहाँ पे हमें छोटे छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, झाड़ी जैसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। एक ऐसी बेकार आपकी वेस्ट लैंड जहाँ पे पिछले 5 सालों से कोई भी एग्रीकल्चर का काम नहीं हुआ है। नंबर 4, फैलो लैंड। फैलो लैंड आपकी दो तरीके की होती है। पहली होती है करंट फैलो लैंड, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक ऐसी लैंड जिसमें पिछले 1 साल से कोई भी एग्रीकल्चर का काम नहीं हुआ है। नंबर 2, अदर देन करंट लैंड, मतलब करंट लैंड, करंट फैलो लैंड को छोड़ के और जो जितनी ज़मीन होगी वो इसमें आ जाएगी, जिसमें आपने किसी भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं किया है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब उसको आपने छोड़ रखा है, उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया है पिछले 1 से 5 सालों के बीच में, तो उसे हम अदर करंट फैलो लैंड को उस लैंड को इसमें लेकर आएंगे, इस पार्ट में। नंबर 5, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में लैंड जो होती है उसका मतलब होता है एक ऐसी लैंड जिसको आपने 1 साल के अंदर आपने उसमें क्या सो किया है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे टोटल क्रॉप्स आपने कितने ग्रो किए हैं 1 साल के अंदर, तो उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। मतलब टोटल क्रॉप्स ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर, मतलब साल में सिर्फ एक बार टोटल क्रॉप्स कितने ग्रो किए हैं उस एरिया में, उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब होता है कि नेट सोन एरिया प्लस आपने और उस लैंड के ऊपर कितनी बार क्रॉप्स को ग्रो किया है उसको भी काउंट कर लेंगे, उसे हम कहेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया सिर्फ एक बार होगा, एक बार आपने क्रॉपिंग की साल के अंदर, उसे नेट सोन एरिया कहा। फिर उसी लैंड के ऊपर आपने और कितनी बार खेती की, कितनी बार आपने उस पर क्रॉप्स को ग्रो किया, वेजिटेबल्स को ग्रो किया, उसे हम कहेंगे, उसको काउंट जब किया जाएगा तब उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाएगा।
तो क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है कि लैंड रिसोर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, हम किस किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हम लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड का किस तरीके से, किस पैटर्न में हम यूज़ करते हैं भारत में। इंडिया का स्टूडेंट जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा, however it is available only 93% of total geographical area because the land use reporting for almost the northeastern state except the Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have not been surveyed. मतलब जो हमने अपना जोग्राफिकल एरिया बताया है वो हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का डेटा हमारे पास है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एरिया डेटा बता रहे हैं वो सिर्फ 93% का हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो एरिया है वो अभी तक हम उसको सर्वे नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि कुछ एरिया आपका ऐसा है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, उसके कब्ज़े में है, कुछ एरिया चाइना के कब्ज़े में है। तो वो जो ऐसे एरियाज़ हैं जिसका हम अभी सर्वे नहीं कर पाए हैं, तो सिर्फ 93% एरिया जो आपका लैंड का है उसका हमारे पास अभी सर्वे एरिया है, या हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, हमारे पास उसका रिपोर्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका इससे आ सकता है कि जो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट पॉलिसी है बनाई गई थी 1952 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। फॉरेस्ट एरिया इन अ कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। मतलब जितने फॉरेस्ट जंगलों की ज़रूरत है हमारे देशों को, हमारे देश को, तो वो कम है, उतना नहीं है जितनी हमारे पास ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये ऐसा किसने कहा? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में ये बात कही गई कि जितना फॉरेस्ट एरिया हमारी कंट्री में होना चाहिए था, जितना ज़रूरत थी, उतना नहीं है हमारे पास। अब इसे इतना फॉरेस्ट को ज़रूरी क्यों माना गया है? फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन, लाइवलीहुड जो है फॉरेस्ट से चलता है, हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। A part of land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural use। साथ ही साथ फॉरेस्ट में जो एरिया हम कल्टीवेट नहीं करते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और वेस्ट लैंड क्या होती है? वेस्ट लैंड का मतलब हो गया कि जहाँ पर हम खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपके रॉकी मतलब पत्थर आ सकते हैं, एरिड सूखा डेजर्ट आ सकता है, ठीक है। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन कल्चरेबल यूज़, और कुछ लैंड आपकी ऐसी भी होती है जिसका इस्तेमाल जो है हम दूसरे पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे रोड, रेलवे, इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो कंटिन्यूसली लैंड का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से इस तरीके से किया जा रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है कि फॉरेस्ट एरिया जो हमारी कंट्री का है इस फार लोअर, मतलब काफ़ी कम है, लोअर देन दी 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया एज इट इज़ आउटलाइन इन दी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो ये चीज़ इसलिए कही गई है क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जो फॉरेस्ट का एरिया है वो हम क्लियर कर चुके हैं। उसका हम क्लियर करके उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्लियर कर चुके हैं, अर्बनाइजेशन के लिए क्लियर कर चुके हैं, और साथ ही साथ अलग अलग मल्टीपल पर्पस जो कंपनीज आती हैं उनके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो लैंड जो फॉरेस्ट एरिया है डे बाय डे हम उसको यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है लैंड का ख़राब होना, और कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि लैंड जो ख़राब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उसको कैसे आप बचाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ आपके मेथड, आपके कुछ रीजंस दिए गए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें ये बताया गया है कि लैंड जो डिग्रेड हो रही है, जो डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके क्या कारण हैं। नंबर 1, ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, ओवर ग्रेजिंग, जानवरों का हद से ज़्यादा चरना, माइनिंग, खुदाई करना, क्वेरिंग करना। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से लैंड आपकी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। साथ ही साथ वाटर के द्वारा, पानी जब आपका बहुत ज़्यादा बहने लगता है तब भी आपकी लैंड क्या होती है, डिग्रेड होती है। फॉरेस्ट आपके काटे जा रहे हैं,
सेलाइन या फिर आपका जो फैक्ट्री से जो मटेरियल्स निकलते हैं वो भी आपके लैंड में जब जाके मिलते हैं तो लैंड क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। विंड, हवा जब बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है तो लैंड का अपर पार्ट जो होता है, जो उसकी शीट होती है, वो इरोड करती है, तोड़ देती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। कुछ एग्जाम्पल आपके स्टेट्स के दिए हैं, स्टेट्स के एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि कैसे किस स्टेट में क्या कारण है जिसकी वजह से लैंड जो है ख़राब हो रही है। जैसे कि माइनिंग, माइनिंग की खुदाई, जो माइनिंग्स की जाती हैं, जो साइट्स होती हैं, तो वहाँ पर कैसे जब माइनिंग की जाती है तो उस ज़मीन पर क्या होगा, डीप स्कार एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग। मतलब डीप स्कार, स्कार मतलब क्या होता है, जब आपके कभी चोट लग जाती है, निशान रह जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कार। तो उसी तरीके से जब ज़मीन के ऊपर जब चोट पहुंचाई जाती है माइनिंग कर करके, तो ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे हम कह सकते हैं एक गहरे आपके घाव छोड़ के चली जाती है वो सब चीज़ें, और जिससे कि हमारी लैंड जो है वो आपकी ख़राब होती है, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन पड़ता है। कुछ राज्य, कुछ स्टेट जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों को काटा जाता है। ड्यू टू माइनिंग हैविंग कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो पेड़ों का हद से ज़्यादा काटना, माइनिंग करना इन राज्यों में क्या बना, लैंड डिग्रेडेशन का कारण बना। कुछ राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग होती है, जानवर हद से ज़्यादा चरते हैं, जिसकी वजह से लैंड आपकी ख़राब होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, इन राज्यों में ओवर इरिगेशन होता है, मतलब पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल होना, मतलब जितना पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा क्रॉप्स में पानी डाल दिया जाता है, तो जिसकी वजह से लैंड आपकी आपकी डिग्रेड होती है। हद से ज़्यादा जब पानी भर जाता है तो एक तरीके से क्या होंगे, क्रॉप्स आपके डिस्ट्रॉय होते हैं, लीचिंग हो जाती है, वो भी यहाँ पे है, या सैलिनिटी हो जाती है, जिससे की वजह से आपके क्रॉप्स क्या होते हैं, या आपकी जो लैंड होती है वो आपकी ख़राब होती है। मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल को जब प्रोसेस में लाया जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन है आपका, ठीक है, चूना मिट्टी जिसे कहते हैं, जब उसको ग्राइंड किया जाता है तो जो सीमेंट इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल करती है, या तो उसका भी तो एक तरीके से, या जो सोप बनाने वाली जो आपकी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो साबुन बनाती हैं, तो ह्यूज क्वांटिटी में, काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में इनका धूल मिट्टी एटमॉस्फेयर में फैलता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर को भी नुकसान पहुंचता है, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री का जो कचरा जैसे कहते हैं हम, जो वेस्टेज होता है, वो जब लैंड में जाके मिलता है तो लैंड डिस्ट्रॉय होती है। तो ये एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसकी वजह से लैंड आपकी ख़राब हो रही है, डिग्रेड हो रही है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एफिलेंट, इंडस्ट्रीज से जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है, सोर्स है, जिसकी वजह से लैंड आपकी ख़राब हो रही है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम आई है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। नंबर 1, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगा सकते हैं। नंबर 2, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जानवरों को जितना ज़रूरी है बस उतना ही उनको चराया जाए, ग्रेजिंग करवाई जाए। नंबर 3, शेल्टर बेल्ट प्लांट, लाइन से प्लांट लगाए जा सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल किया जा सकता है। थॉर्नी बुशेस, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग द थॉर्नी बुशेस। तो जो आपके सैंड ड्यून्स होते हैं, जो सैंड के जो आपके टीले होते हैं, ड्यून्स मतलब जो टीले होते हैं, उनको कैसे आप बचा सकते हैं, थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ लगा के। तो ये कुछ आपके मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लैंड डिग्रेडेशन को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। माइनिंग के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, माइनिंग को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और जो वेस्ट लैंड है, बेकार ज़मीन है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। इंडस्ट्रीज से जो कचरा निकलता है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज किया जाए। तो ये कुछ सर्टेन मेथड्स दिए गए हैं जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। Today's topic is over, students, and on today's discussion I have given you certain question in the question bank which you have to solve it. Thank you.